नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ाने जा रही हूं। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यह पार्ट 3 है। इनके लेखक श्री वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी हैं। तो हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ाने जा रही हूं और इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और जो भी चैप्टर बाकी है उसका भी मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ। हिमालय की बेटियां। हिमालय क्या है? एक पर्वत है और जो नदियां हैं उसको बेटियां माना गया है। तो पाठ पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो लेखक इस पाठ में हिमालय की बेटियों के बारे में बताया है। हिमालय एक पर्वत है जो पिता है और उनकी बेटियां गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी आदि उनकी बेटियां हैं। इसमें लेखक ने हिमालय और नदियां इनका मानवीकरण किया है। मानवीकरण किसको कहते हैं? जिसका मानव यानी मनुष्य के जैसा रूप रेखा करके दिखाया जाता है। एक पहाड़ और नदियां में भी लेखक मनुष्य के जैसा हंसते बोलते बातें करते और अनेक तरह की भावनाओं को दिखाया है। तो मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ। अभी तक मैंने उसे दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। तो लेखक कहते हैं कि मैं नदी को दूर से देखा था। नजदीक से मतलब उसको मैं दूर से देखा था, उसके बारे में मैं इतना नहीं जाना था। और बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में वह खोई हुई सी लगती थी। जब नदी को मैं देखता था तो नदी क्या लगती थी? गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी दिखाई देती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला किसको बोलते हैं? जो सुसंस्कृत महिला होती है उसको संभ्रांत महिला कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि जब भी मैं नदी को देखता था तो वह एक सुसंस्कृत महिला की भांति प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। और लेखक यहाँ बता रहे हैं कि मेरे दिल में उन नदियों के लिए श्रद्धा की भावना थी। जैसा श्रद्धा माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में खेलते हैं, उसी तरह लेखक बोलते हैं कि मैं भी पानी में डुबकियां लगाया करता था, खेलता था वहां जाकर। आगे लेखक बताते हैं कि परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। और लेखक जब इस बार हिमालय पर्वत पर गए हैं और वहां का जब दृश्य देखे हैं तब उनको बहुत कुछ स्पष्ट रूप से मालूम पड़ा है। तो लेखक बोल रहे हैं कि मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। और लेखक आश्चर्यचकित हो गए कि यही दुबली पतली गंगा जो हिमालय पर्वत से गंगा, यमुना, सतलज जो बहती है, वह मैदान में जब उतरती है तो किस तरह से विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है। इसका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। और लेखक कह रहे हैं कि वही नदियां जिसको मैंने देखा था कि वह किस तरह से पतली जो है उछलती थी, कूदती थी। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब हिमालय पर्वत पर लेखक गए तो क्या होता है? हिमालय पर्वत से ही सारी नदियां निकलती है और जब नदियां पर्वत से निकलती है उस समय का दृश्य अलग ही रहता है। उस समय पानी उछलते हुए जो है कलरव ध्वनि करते हुए मधुर संगीत जैसा वहां हो जाता है और ऐसा लगता है कि मधुर संगीत हो रहा है और पानी उछलते कूदते टकराते हुए पहाड़ से नीचे समतल मैदान में जाती है। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं हिमालय पर गया तब मुझे यह सब पता चला
लेकिन पहले तो मैं उनको शांत देखता था और किस तरह से खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। और लेखक कहते हैं कि जब वे वहां गए हिमालय पर्वत पर, तो वहां का पानी का दृश्य अलग ही था। वहां कलकल ध्वनि हो रही थी, आवाज आ रही थी, लेकिन अचानक से जब मैदान में यह पानी जब आता है तो किस तरह से सारा खिलखिलाना, हंसना गायब हो जाता है और वह जाकर वहां शांत हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। और लेखक यहाँ कहते हैं कि जब मैं किसी लड़की बाला को देखता हूँ, छोटी सी लड़की जिस तरह अपने पिता के घर में रहती है, तो वह किस तरह से हंसती खेलती रहती है, खिलखिलाती रहती है, उसको किसी भी तरह का देश दुनिया का कुछ भी चिंता फिक्र नहीं रहता है और पिता का सहारा पाकर वह कितना खुश रहती है। तो इसी तरह लेखक कह रहे हैं कि वहां पर भी पानी इसी तरह अपने पिता के गोद में, मतलब हिमालय के गोद में खेलती है, धूपती है, संगीत जैसा लहरों के साथ इधर उधर छलकती है। और अचानक जब वह मैदान में आ जाती है तो बिल्कुल धीर, गंभीर और शांत हो जाती है। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ और किसी कली, मतलब फूल की कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तभी भी मैं इतना कौतूहल, मतलब इतना मुझे आश्चर्य तभी भी नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बेटियां बोला गया है नदियां को, तो यहाँ लेखक कह रहे हैं नदियों की जो मैं यह बाल लीला देखता हूँ तो मैं आश्चर्यचकित पड़ जाता हूँ। और आगे लेखक कह रहे हैं, यह तो बाल लीला का वर्णन है। अब यौवना अवस्था का, जब लड़की बड़ी हो जाती है, उस समय उसका क्या स्वरूप हो जाता है, वह किस तरह से अस्थिर हो जाती है, यह सब दिखाया गया है। तो लेखक कह रहे हैं कि कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। और लेखक जब हिमालय पर्वत पर बैठे हुए हैं तो देख रहे हैं कि वह पानी किस तरह से आगे की तरफ भाग रही है। तो लेखक बोल रहे हैं कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इसकी प्यास मिटा सकेगा। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत इनके महान पिता हैं और महान पिता का तो विराट प्रेम है, मतलब इतना अधिक प्रेम करने वाले पिता मिले हैं और फिर भी इसका हृदय असंतुष्ट है, मतलब अतृप्त है, बेचैन है। फिर भी वह कौन सा ऐसा प्यार है जिसको पाने के लिए वह आगे बढ़ रही है, आगे जा रही है, इसको और कौन सा प्रेमी का तलाश है। तो यह दिखाया गया है कि जब लड़कियां बड़ी होती है तो क्या होता है, जब छोटी होती है तो बाल लीला करती है, खेलती कूदती, हंसती बोलती है, और जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसको भी अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, प्रेम के लिए उसके मन में एक लालसा होती है परिवार बसाने की, अपने प्रेमी को पाने की। तो यही दिखाया गया है कि यह नदी जो है, नदी रूपी बेटी, वह भी अपने प्रेमी को पाने के लिए वह आगे बढ़ रही है, जा रही है। तो इसीलिए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा, मतलब इसको प्यार दे सकेगा, इसको प्रेम कर सकेगा। आगे लेखक कह रहे हैं कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिक काय, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। और लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, मतलब पहाड़ पर क्या होता है, बर्फ जमी होती है और छोटे छोटे वहां पर पौधे होते हैं, छोटी छोटी घाटियां होती है, बंधुर अधिकताएं होती है, सरसब्ज उपत्यकाएं होती है। बंधुर अधिकताएं किसको बोलते हैं, जहां पर वनस्पतियां नहीं होती है, प्लेन जगह होता है, एकदम सादा जैसा, वहां कुछ उगता भी नहीं है। और सरसब्ज उपत्यकाएं, मतलब सरसब्ज मतलब हरी भरी, उपत्यकाएं मतलब घाटियां, जहां पर हरी हरी घाटियां हो, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लेखक कह रहे हैं कि इनका लीला निकेतन ऐसा है।
तो मतलब यहाँ पर खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। और क्या यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि जिस तरह लड़की बड़ी हो जाती है तो क्या होता है, वह अपने पिता के घर को छोड़कर ससुराल चली जाती है। तो सब कुछ उनको, जो सुख का दिन था, जो कुछ भी वहां पर वह देखी थी, वह सारा चीज को उनको छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। तो क्या क्या छोड़ के जाना पड़ता है, मतलब अपने परिवार, सगे संबंधियां, सारे चीज को छोड़कर अपने पति के घर चली जाती है। तो इसी तरह यह जो नदियां हैं वह सारे चीजों को, जैसे कौन कौन चीज को, देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेद कैल, यह सब सरसब्ज उपत्यकाएं, बंधुर अधिकाएं, यह सब सारे चीज को छोड़कर दूर निकल जाती है। मतलब वह अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। यौवना अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूनता होगा। यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि वह जो उनका बूढ़ा पिता है हिमालय, वह अपनी नटखट बेटियों के लिए चिंता में रहता होगा। क्या होता है, जब लड़कियां शादी करके अपने पति के घर जाती हैं तो उनके जो पिता होते हैं, माँ पिता होते हैं, वे लोग चिंतित रहते हैं कि पता नहीं मेरी बेटी कैसे ससुराल में रहती होगी, क्योंकि ससुराल में तो सारे लोग पराये होते हैं। तो वहां पर तो रहने में और अपनापन जताने में, अपनापन पाने में काफी समय लग जाता है। तो क्या होता है, पिता चिंतित रहते हैं कि पता नहीं मेरी बेटी वहां ससुराल में किस तरह से रहती होगी। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि जब यही नदी, हिमालय की जो बेटी है, नदियां, यह जब हिमालय से निकलकर समतल मैदान में चली जाती हैं तो उनके जो पिता हैं, बुढ़ा पिता मतलब बूढ़ा हिमालय, चिंतित अवस्था में रहते हैं कि पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी, क्या होगा। और बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बड़ी बड़ी चोटियां, जो पहाड़ की चोटियां हैं, उनसे भी अगर जाकर पूछिएगा तो सारे मौन है, सभी लोग चिंतित है और उनके पास क्या रखा है। आगे लेखक कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास रखा ही क्या है। यहाँ पर लेखक इसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि बड़े बड़े पहाड़ के शिखर से भी जाकर अगर पूछिए तो वे भी इस बात के लिए मौन है, उनके पास भी इसका उत्तर नहीं है, वे भी चिंतित अवस्था में हैं। तो आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।